पेज नंबर 36, प्रॉब्लम नंबर 4.1। देखो क्या बोला उसने, फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या निकालना है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो सबसे पहले मैं ऐसा लिखूंगा कि मुझे नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना है। और क्या निकालना है? देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकालना है। और क्या बोला देखो, एंड न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तीनों चीज निकालना है। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी निकालना है। दिया हुआ क्या है? इन दी न्यूक्लिड, न्यूक्लिड दिया है। व्हाट इज द न्यूक्लिड? AR, AR बोले तो आर्गन, ये उसका सिंबल है AR। ऊपर कितना लिखा बेटा? 40, और नीचे कितना है? 18। बस ये दिया, ये तीन चीज निकालना, एकदम इजी। मैंने आपको क्या बताया था, न्यूक्लिड में ऊपर जो रहता है वो एटॉमिक मास नंबर हो, और नीचे जो होता है वो एटॉमिक नंबर। तो हम लोग लिखेंगे सिंस A इज इक्वल टू, ये ऊपर वाली वैल्यू किसकी रहती है? A की। तो A कितना बेटा? 40, एंड Z इज इक्वल टू, Z कितना है? 18। सही है? कैसे कैसे ये मालूम पड़ा, समझा ना बेटा? न्यूक्लिड का फॉर्मूला क्या था? देख, बीच में सिंबल होता है, ऊपर एटॉमिक मास नंबर और नीचे एटॉमिक नंबर। सही है? तो A मालूम पड़ गया, Z मालूम पड़ गया। याद करो Z की वैल्यू किसके बराबर होती है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। Z क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन ना, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ही Z है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू हो जाएगी Z कितना है? देख 18। पहला आंसर आ गया, आ गया ना? नंबर ऑफ प्रोटॉन आ गया कितना? 18। अच्छा, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा? इक्वल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। तो अगर प्रोटॉन 18 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना रहेगा? 18। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी ऑल्सो 18। दूसरा आंसर आ गया। और क्या निकालना है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो याद करो, अपने पास एक फॉर्मूला था, सिंस A इज इक्वल टू Z प्लस N। याद है? A इज इक्वल टू Z प्लस N। इसमें N कौन होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। A की वैल्यू कितनी है? देख 40, Z की वैल्यू कितनी है? 18 प्लस N। ये प्लस 18 इधर आएगा तो N की वैल्यू कितनी आ गई? 40 में से 18 निकालेंगे तो 22। तो लास्ट में मैं लिखूंगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 22। खत्म हो गया। कितना इजी क्वेश्चन देखो, समझा अच्छे से? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रॉब्लम नंबर 4.2। क्या बोला देखो 4.2 में, द टू नेचुरल आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन नेमली Cl3517 एंड Cl3717। तो क्लोरीन का दो आइसोटोप दिया है। पहला क्या बेटा? Cl3517 एंड Cl3717, ये दो आइसोटोप दिए। पूछा क्या आपसे, देखो एग्जिस्ट इन द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ 3:1। इसका रेशियो दिया है, इन दोनों का रेशियो दिया है कि ये नेचर में कितने पाए जाते हैं? 3:1 के रेशियो में पाए जाते। किसके रेशियो में पाए जाते? 3:1। मतलब ये वाला जितना पाया जाता है ना, ये वाला उसका 3 गुना पाए। देखना 3:1, मतलब दूसरा वाला अगर 1 रहेगा तो पहला वाला कितना रहेगा? 3। यानी ये जितना भी रहेगा ये वाला उसका 3 गुना है। 3:1 का रेशियो है। आगे क्या बोला उसने? फाइंड द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। क्या निकालना है? एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। देखो बता, ये वाले क्लोरीन का मास कितना है? एटॉमिक मास किधर होता है? ऊपर ना। ये वाले क्लोरीन का मास कितना है? 34। ये वाले क्लोरीन का मास कितना है? 37। अपने को निकालने का एवरेज। क्या निकालने का है? एवरेज। अच्छा, अबंडेंस क्या दिया देख? 3:1। मतलब अगर 4 क्लोरीन के एटम रहेंगे तो 4 में से 3 कौन सा रहेगा? पहला वाला, और एक कौन सा रहेगा? दूसरा वाला। तो मैं लिखूंगा 3:1। 3:1 means in every 4 atoms of chlorine 3 will be of Cl1735 and 1 will be of Cl1737। 4 में से 3 इसका एटम रहेगा और एक इसका रहेगा। सही है? तो अपने पास 4 क्लोरीन है। कितना क्लोरीन है बेटा? 4। 1 2 3 4। 4 में से 3 35 वाला है और एक 37। तो एवरेज कैसा निकालोगे? तो एवरेज एटॉमिक मास। बेटा एवरेज कैसे निकालते? सबको ऐड करके डिवाइड करते। कितना टोटल? 4।
तो चारों को ऐड करेंगे। 35 कितनी बार है? 3 बार। तो उसको 35 प्लस 35 प्लस 35 लिखने से अच्छा है 3 इंटू 35 लिख दो, चलेगा। 3 बार 35 प्लस 1 बार 37 और टोटल कितना बेटा? 1 2 3 4। तो सॉल्व करो इसको। 3 5 15 का 5 कैरी के 1, 3 3 9 और 1 10, 105 प्लस 37 डिवाइड बाय 4, 7 5 12 का 2 कैरी गया 1, 3 और 1 4 1, 142 डिवाइड बाय 4। अब इसको 4 से कैंसिल करेंगे। 4 1 4, 4 3 12, कितना बच गया? 2। 4 5 20, कितना बच गया? 2। पॉइंट लगाए 0, 4 5 20, कितना आंसर आ रहा है? एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू 35.5। समझा अच्छे से? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसी के नीचे 4.3, प्रॉब्लम नंबर 4.3 क्या है? देखो 4.3 में 3 एलिमेंट Q R N T, 3 एलिमेंट है। कौन कौन से? Q है, R है और T है। हैव मास नंबर 40, चारों का मास नंबर कितना है? Q का भी, R का भी और T का भी, चारों का मास नंबर कितना है? 40। Their atoms contain 22, 21 and 20 neutrons respectively. पहले वाले में 22 न्यूट्रॉन है, दूसरे वाले में 21 और तीसरे वाले में 20, ठीक है ना। रिप्रेजेंट देयर एटॉमिक कंपोजिशन विथ एप्रोप्रिएट सिंबल, तो उसको सिंबल से रिप्रेजेंट करना है, मतलब न्यूक्लियस से रिप्रेजेंट करना है। कितने एटम है बेटा? 3। तीनों का एटॉमिक मास क्या है? 40। तो ध्यान से देख, एटॉमिक मास ऑफ P is equals to atomic mass of Q is equals to atomic mass of T, PQT है ना, यही है ना, सॉरी QRT, QRT। तीनों का एटॉमिक मास कितना दिया बेटा? 40। तीनों का एटॉमिक मास कितना है? 40। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तीनों का अलग है, तीनों का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑफ Q, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑफ R, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑफ T। क्या दिया बताओ? Q का कितना दिया है? बोलो। 22, R का 21 और T का 20। तीनों का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिए, करेक्ट है। अपने को निकालने का क्या है? कंपोजिशन। बेटा कंपोजिशन के लिए 2 चीज लगती है, A और Z। ए बोले तो मास नंबर, तो भाई तीनों का मास नंबर कितना है? 40, तो तीनों का ए कितना रहेगा? 40। अब बचा क्या? जेड, तो तीनों का जेड निकालना पड़ेगा। तीनों का क्या निकालना पड़ेगा? जेड। कैसे निकालेंगे? देख, अपने पास ए का फॉर्मूला था, याद है? ए वॉज जेड प्लस एन, तो यहां से होता है जेड क्या रहेगा? बोल जल्दी, जेड क्या रहेगा? ये प्लस एन है ना, इधर आएगा तो माइनस, तो ए माइनस एन। तो जेड फॉर क्यू, क्यू के लिए जेड कितना रहेगा? ध्यान से देखिए, क्यू के लिए जेड कितना रहेगा? क्यू के लिए ए कितना बेटा? 40, और एन क्या होता था याद कर? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो क्यू का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? 22। 40 में से 22 निकालो, 18। फिर आर के लिए जेड कितना रहेगा? 40 माइनस 21, कितना रहेगा बोल? 19। और फिर टी के लिए कितना रहेगा? 40 माइनस 20, कितना रहेगा बेटा? 20। तो हम लोग लिखेंगे एटॉमिक कंपोजिशन इज, एटॉमिक कंपोजिशन आर, तीनों का एटॉमिक कंपोजिशन। पहले तीनों का सिंबल लिखो। सिंबल क्या है? क्यू, आर और टी। तो क्यू कॉमा आर कॉमा टी। ऊपर क्या लिखते बेटा? एटॉमिक मास नंबर। तीनों का मास नंबर कितना है? 40। इधर भी 40, इधर भी 40, इधर भी 40। नीचे क्या आता है? जेड। तीनों का जेड क्या देख? 18, 19, 20। तो 18, 19, 20, ये तुम्हारा आंसर। इजी, समझा? तो ये भी आपका 4.1, 4.2 और 4.3। इसको लिखो। देखो पेज नंबर 54, सी ऑल ऑफ यू, क्वेश्चन नंबर 3
54 पे टॉप पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें देखो ग्रीन कलर का टेबल बना है ना, क्या लिखा है देखो, मैं रीड कर रहा हूँ। कंप्लीट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द आइसोटोप इन द चार्ट गिवन बिलो। मतलब जो टेबल है उसको कंप्लीट करना है, टेबल को क्या करना है बेटा, कंप्लीट। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है देखो, सब्सटेंस। सबसे पहले क्या लिखा है बेटा, सब्सटेंस। उसके बाद मास नंबर, मास नंबर के बाद नंबर ऑफ, अब तीन चीजों का नंबर ऑफ, कौन कौन तीन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये तीन चीज अपने को निकालना, सॉरी चार चीज, ठीक है। सबसे पहला सब्सटेंस कौन सा देखो, कार्बन 14, कार्बन 14। सेकेंड कौन है, लेड 208। नेक्स्ट कौन है, क्लोरीन 35, यूरेनियम 238, ऑक्सीजन 18, रेडियम 223। और नीचे एक हिंट में क्या बोला है देखो, पढ़ो। रिफर टू पीरियोडिक टेबल इफ रिक्वायर्ड। अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप पीरियोडिक टेबल देख सकते हो, सॉल्व करते हो, ये आपको बोला है, ठीक है ना। चलो सब बोर्ड पर देखेंगे इसको सॉल्व कैसे नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा बाहर निकाल रहा हूँ ताकि अगर कुछ कैलकुलेशन करना हो, कुछ प्लस माइनस करना हो तो यहाँ बाजू में मैं कर सकूँ, ठीक है ना। कोई कैलकुलेशन करना हो तो यहाँ पे कर सकूँ। सबसे पहले क्या चाहिए बेटा अपने को, मास नंबर। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी एटम के नाम के साथ डैश करके ऐसा नंबर लिखा रहता है ना, वो मास नंबर होता है। कौन होता है बता, वो मास नंबर। तो ये जो एटम के साथ डैश करके लिखते हैं ना बेटा, दिस इज मास नंबर ओनली। क्या है बोलो, ये मास नंबर। तो कार्बन का मास नंबर कितना है इधर, 14, लेड का 208, क्लोरीन 35, यूरेनियम 238, ऑक्सीजन 18, रेडियम 223। ये तीनों का मास नंबर है। एटॉमिक नंबर दिया है क्या, नहीं। तो हम लोग एटॉमिक नंबर के लिए, सबके एटॉमिक नंबर के लिए, जेड के लिए, एटॉमिक नंबर बोले तो जेड ना, सबके एटॉमिक नंबर के लिए हम लोग पीरियोडिक टेबल की हेल्प लेंगे। इसी केमिस्ट्री के टेक्स्ट बुक का एकदम लास्ट पेज लिख, एकदम एंड पेज, सीधा लास्ट पेज आए, पीरियोडिक टेबल है उसमें, देखो मिला बेटा, मिला। लास्ट पेज पे देखो पीरियोडिक टेबल है, मिला, ठीक है। अब इन सारे एटम्स को ढूंढते हैं। सबसे पहले कार्बन को देखो, किधर कार्बन, 14वें ग्रुप का पहला एलिमेंट है, मिला कार्बन। उसके ऊपर एटॉमिक नंबर देख कितना लिखा है, 6। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। अभी ढूंढो लेड को। सर लेड का सिंबल क्या होता है, मेरे को देख, लेड का सिंबल क्या होता है, लेड का सिंबल होता है पीबी। क्या होता है बेटा, पीबी। ढूंढो पीबी किधर है, 82। मिला, देखो अमन भाई को मिल गया, अपने मिल गया। ग्रुप 14 में ये नीचे देखो 82, उसका एटॉमिक नंबर कितना बेटा, 82। तो मैं इधर जेड लिख देता हूं 82। क्लोरीन Cl 17, सही है, 17 है ना। क्लोरीन बोले तो Cl, कार्बन बोले तो C। यूरेनियम का U सिंबल है, यूरेनियम का सिंबल है U। नीचे देख, नीचे जो दो सीरीज है, दूसरी वाली सीरीज में देख, चौथा वाला यूरेनियम मिला, 92 मिला, एक्टिनाइड में मिला ना। तो इसका एटॉमिक नंबर है 92। नेक्स्ट है ऑक्सीजन O, कितना हो रहा, 8। रेडियम Ra, रेडियम 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 Ra, ये देखिए 88 मिला। ग्रुप नंबर 2 का लास्ट एलिमेंट है रेडियम, मिला 88। तो सबका एटॉमिक नंबर निकाल लिया हमने। कहां से निकाले, पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अपने को बोला था ना उसने, जरूरत पड़ी तो पीरियोडिक टेबल यूज करो, जरूरत पड़ी तो हमने यूज की। तो सर अगर पेपर में आया तो क्या ऐसा बोलेगा, जरूरत पड़ी तो पीरियोडिक टेबल यूज करो, क्योंकि वहां तो टेक्स्ट बुक लेके जाएंगे नहीं हम। तो पेपर में हो सकता है आपको क्वेश्चन में ये जेड दिया है, अगर ऐसा क्वेश्चन है, समझा। आगे देखो, अब क्या क्या निकालना है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। तो बेटा मैंने आपको एक बात बताया था, जेड की वैल्यू जो होती है, जेड की वैल्यू, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, इक्वल। इसका जेड कितना है, 6। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6 रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6। इसका जेड कितना है, 82। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 82, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 82। इसका जेड है 17, प्रोटॉन 17, इलेक्ट्रॉन 17। प्रोटॉन 92, इलेक्ट्रॉन 92। प्रोटॉन 8, इलेक्ट्रॉन 8। प्रोटॉन 88, इलेक्ट्रॉन 88।
ऐसा क्यों हुआ समझा ना, क्योंकि अपने पास एक फॉर्मूला है, जो z की वैल्यू होती है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है और वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। सही है। अब क्या निकालना अपने को, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो याद कर ए का फॉर्मूला क्या था, z प्लस एन। तो यहां से मेरे को बताना एन का फॉर्मूला क्या रहेगा, ये प्लस z है, इधर आएगा तो a माइनस z। तो n का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a माइनस z। तो n का फॉर्मूला रहता है a माइनस z। इधर देख a कितना है 14, ये है ना मास नंबर, a कितना है 14 और z कितना है 6। 14 माइनस 6 कितना है, तो n इज इक्वल टू a माइनस z। a कितना है 208 और z कितना है 82। 8 में से 2 गया 6, 20 में से 8 गया 12। सही है। n इज इक्वल टू a माइनस z, बात नहीं, a कितना है 35, z कितना है बेटा 17, कितना आएगा बोलो 18, सॉरी 28, 28 के 18 रे 18 आएगा, मैं सही था 17 17 34 और 1 35। सही है। आगे देख, a माइनस जेड, बोल a की वैल्यू कितनी है बेटा 238, z कितना है 92, बोल माइनस कर। 8 में से 2 गया 6, 23 में से या फिर 13 में से 9 गया 4, 1 146। a माइनस जेड, 18 में से 8 निकालो, 18 में से 8 गया 10। 223 में से 88 निकालो, शाबाश। फॉर्म में भाई आज की हाँ दादा, हाँ दादा ना सारा फॉर्म निकल गया वही मैं बोला भाई, इतना जल्दी, ये तो उन लोग के जैसा आंसर दे रहा है। वो जो रील पे बच्चे लोग नहीं आते क्या, ऐसे तो करते रहते उन लोग के मामले का आंसर दे रहे हैं फटाफट। पता चला मैं पढ़ रहा हूँ ऐसे भी करते आ रहे हैं, लेकिन मैं देखा वहां तो लिखा हुआ है। चलो अभी उसी के बाद वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग बोला उसमें। क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग। तो पहले में एलिमेंट दिया है। अच्छा, मैच द फॉलोइंग का आंसर कैसे लिखते हैं, ये लिखने का, ये लिखने का, फिर लाइन खींचने का ना, चौथी के अच्छे नहीं हो। इधर क्वेश्चन आएगा, इधर क्वेश्चन आएगा, बीच में एक कॉलम बनाने का आंसर का। अरे वो छोड़, कैसा दिया, ऐसा तीसरी चौथी में करते थे, आपको 10वीं में सिखाई नहीं मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में कभी भी सही में मैच नहीं करते बैठने का, लाइन बना के बीच में एक नया कॉलम बनाने का, उसमें आंसर्स लिखने का, समझे। तो पहले कॉलम में आपको एलिमेंट दिया है, एलिमेंट ए कौन है बेटा, आर्गन। एटॉमिक मास नंबर कितना है उसका 40 और एटॉमिक नंबर कितना है 18। सही है। बी कौन है, बी, व्हाट इज बी, कार्बन 14 6, कार्बन 14 6। सी कौन है बेटा, सी, पोटेशियम 40 19। डी कौन है, नाइट्रोजन 14 7। तो ये पहला कॉलम है। दूसरा कॉलम क्या है बेटा, देखो दूसरा कॉलम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। दूसरा कॉलम क्या बेटा, नंबर ऑफ, अच्छा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को एन से दिखाते हैं ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को किससे दिखाते हैं, एन से। ठीक है। कितनी वैल्यू दी है देखो, 7 31 सॉरी 21 8 22। एकदम इजी है। देखो ये जो न्यूक्लिक का फॉर्मूला होता है अपने पास, x इज इक्वल टू एक्स, ऊपर क्या रहता है a, नीचे क्या रहता है z। अब भी हम लोगों ने न्यूट्रॉन का फॉर्मूला देखे थे, क्या था न्यूट्रॉन का फॉर्मूला, a माइनस जेड, यानी कि ऊपर के नंबर में से नीचे का नंबर माइनस कर देंगे तो n आ जाएगा ना। सही है। ऊपर के नंबर में से नीचे का नंबर माइनस कर देंगे n आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करता हूँ, यहाँ पे रफ कैलकुलेशन करता हूँ, ठीक है ना, रफ कैलकुलेशन, और इधर पे लिखेंगे आंसर। बीच वाले कॉलम में क्या लिखेंगे, आंसर। तो क्या करने का, a माइनस जेड, बेटा 40 में से 18 कर 22। कौन सा ऑप्शन देख, तो ऐसा लाइन नहीं किसने कहा, इधर लिखने का 22। ठीक है, इज इट वेरी मच क्लियर। आगे देखेंगे बेटा। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, इधर नंबर दिया ना 1 2 3 4, तो यहाँ ऐसा लिखेंगे 4 22, यानी a की जोड़ी 4 के साथ, समझा। नेक्स्ट देखो, 40 में से 6 माइनस कर कितना आएगा, हाँ 8, किधर है 8, इधर। तो b की जोड़ी तीसरे वाले के साथ 8। 40 माइनस 19 21, c की जोड़ी दूसरे के साथ, लाइन से है। 14 माइनस 7 कितना आया 7, लाइन से एकदम है ना, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके, हो गया आपका सॉल्व। समझ अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 दोनों सॉल्व।
तो यहाँ पर हमने पढ़ लिए एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर पूरा खत्म। इसको लिखो, फिर हम लोग एक नई चीज स्टार्ट करेंगे, आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन। ठीक है, लिखो फटाफट, राइट डाउन फास्ट।
से अपनी स्टोरी के ऊपर आते बेटा। देखो हम लोगों ने बीच में एटॉमिक नंबर पढ़ लिए, एटॉमिक मास नंबर पढ़ लिए और आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन पढ़ लिए, लेकिन असल में हम लोग डिस्कस क्या कर रहे थे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एकदम हिस्ट्री से शुरू किया हमने, याद है। सबसे पहली थ्योरी थी डाल्टन की, याद है बेटा। डाल्टन की थ्योरी क्या थी कि भाई एटम जो है छोटे छोटे पार्टिकल है, वो भी एक स्फीयर की तरह। किसकी तरह? स्फीयर की तरह। डाल्टन ने कोई सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर किया था क्या? नहीं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब डिस्कवर नहीं किया था। तो ये डाल्टन की थ्योरी थी। डाल्टन की थ्योरी के बाद जो सेकंड थ्योरी आई थी वो किसकी थ्योरी थी? जे थॉमसन। किसकी थ्योरी थी बेटा? जे थॉमसन। इन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी ना। तो उनके मुताबिक क्या था कि एटम जो एक बड़ा सा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसके ऊपर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ऐसा बिखरे हुए थे ना। क्या क्या बोलते थे हम लोग इस मॉडल को? वाटरमेलन मॉडल या फिर प्लम पुडिंग मॉडल। लेकिन फिर बाद में एक और डिस्कवरी हुई, कौन से साइंटिस्ट? रदरफोर्ड। इन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी? प्रोटॉन की। इनके मुताबिक एटम ऐसा नहीं है, इनके मुताबिक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है और सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था बेटा? घूम रहा होता, रिवॉल्व कर रहा होता। यहां तक हम लोग पहुंचे थे, ठीक है। अब इसके बाद की मॉडल की बात करते हैं। तो रदरफोर्ड के बाद जो मॉडल आया था बेटा, वो बोर नाम के एक साइंटिस्ट का मॉडल आया था, नील बोर, BOHR, बोर, ठीक है ना। लेकिन बोर का मॉडल पढ़ने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि रदरफोर्ड के मॉडल के साथ प्रॉब्लम थी क्या, वो क्यों फेल हुआ। समझ में आ रहा अच्छे से? तो नया टॉपिक देखो मैं क्या स्टार्ट कर रहा हूं, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये थ्योरी में आता है, ठीक है, कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में जो ड्रॉबैक्स थी, जो कमियां थी, जिसके वजह से बोर एटॉमिक मॉडल आया, उसको एक्सप्लेन। तो वो क्या क्या कमियां थी रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में, उसको समझते हैं। लेकिन इस ड्रॉबैक को समझने से पहले आपको मैक्सवेल की थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन समझना पड़ेगा। मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या थी सर ये थ्योरी? एकदम सिंपल। मैक्सवेल नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने क्या बोला था कि अगर मेरे पास एक पार्टिकल है, क्या बेटा? पार्टिकल, जो कि चार्ज पार्टिकल है। कैसा पार्टिकल है बताओ? चार्ज पार्टिकल, मतलब उसके ऊपर क्या है? चार्ज, या तो पॉजिटिव चार्ज है या तो नेगेटिव चार्ज। और ये जो पार्टिकल है मोशन कर रहा है, वो भी एक्सेलरेटेड मोशन। कैसा मोशन कर रहा है? एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब एक मोशन जिसके पास क्या होना चाहिए? एक्सेलरेशन। क्या होना चाहिए बेटा? मुझे बताओ जरा, अगर आपको याद हो तो एक्सेलरेशन पिक्चर में कब आता है? जब वेलोसिटी चेंज हो। अगर वेलोसिटी सेम है तो एक्सेलरेशन नहीं आता। तो अगर किसी मोशन में वेलोसिटी चेंज हो रही, यानी पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन है, वो एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, तो मैक्सवेल की थ्योरी क्या बोलती है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेटेड मोशन में होता है तो ये कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट करता है। किसको एमिट करता है बताओ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सर रेडिएशन मतलब एक्सरे, गामा रे, ये सब। इन शॉर्ट एनर्जी को एमिट करता है। किसको एमिट करता है बताओ? एनर्जी को। किसको एमिट करता है बेटा? ये एनर्जी को। करेक्ट है। इस थ्योरी का नाम क्या होता है? मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जब रदरफोर्ड अंकल ने बोले कि भाई ये इलेक्ट्रॉन है जो कि एक पार्टिकल है, क्या है बताओ? पार्टिकल, उस पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। ये न्यूक्लियस है, प्रोटॉन, और ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड ऐसा गोल घूम रहा है, ऐसा गोल घूम रहा है। मिनिएचर वर्जन ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के ऐसा ना, जैसा सोलर सिस्टम में बीच में सन रहता है, आजू बाजू में प्लैनेट घूमते। तो रदरफोर्ड से क्वेश्चन ये किया गया कि मैक्सवेल की थ्योरी है जो बोलती है कोई भी चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेटेड मोशन में रहेगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा या फिर एनर्जी को क्या करेगा? एमिट करेगा। इलेक्ट्रॉन कौन है बेटा? पार्टिकल, उसके ऊपर भी क्या है? चार्ज। क्या है उसके ऊपर? यानी इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन एक कैसा पार्टिकल है? अब जब वो ऐसा गोल गोल घूम रहा है तो इसकी वेलोसिटी देखना, यहाँ पे ऐसी है, इधर आएगा तो ऐसी, यहाँ रहेगा तो ऐसी। तो वेलोसिटी सेम है या चेंज हो रही है? चेंज हो रही है ना। वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब एक्सेलरेशन वाला मोशन है। तो इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, वो भी चार्ज पार्टिकल है, और जब ये घूम रहा है मतलब ये कैसा मोशन कर रहा है? एक्सेलरेटेड। तो मैक्सवेल की थ्योरी के मुताबिक ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली क्या करेगा बताओ? रेडिएशन एमिट करेगा। क्या एमिट करेगा बताओ? रेडिएशन। रेडिएशन एमिट कर रहा है मतलब एनर्जी एमिट कर रहा है, यानी धीरे धीरे इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होने लगेगी? कम।
तो पहले जो इलेक्ट्रॉन यहाँ घूमा था, पहले जो इलेक्ट्रॉन यहाँ घूमा था, हो सकता है अगले सर्कल में वो इधर घूमे, उसके अगले सर्कल में इधर घूमे, क्योंकि एनर्जी कम होती जा रही ना उसकी, और फिर घूमते घूमते एक टाइम आएगा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाके घूमेगा, न्यूक्लियस में। तो रदरफोर्ड से बोला गया कि आप बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड गोल गोल घूम रहा है, तो भाई इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है और वो एक्सेलरेटेड मोशन करेगा तो रेडिएशन एमिट करेगा, जिसके से उसकी एनर्जी हमेशा कंटिन्यूसली धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो उसको स्पाइरल डाउन करके किसमें गिर जाना चाहिए था, न्यूक्लियस में। पर ऐसा हो रहा है क्या, नहीं। ये सबसे पहली खामी। दूसरी खामी, कोई भी चीज जब रेडिएशन को एमिट करती है तो उसको हम लोग स्टेबल नहीं बोलते, रेडियो एक्टिव बोलते। स्टेबल नहीं बोलते, क्या बोलते? लेकिन सारे एटम स्टेबल होते हैं, रेडियो एक्टिव तो होते नहीं। नॉर्मली ज्यादातर एटम कैसे होते हैं, स्टेबल। तो अगर इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते रेडिएशन एमिट करेगा तो वो तो स्टेबल होगा ही नहीं, वो रेडियो एक्टिव रहेगा। लेकिन एटम कैसा होता है, स्टेबल। इस बात का आंसर भी रदरफोर्ड के पास नहीं था कि एटम स्टेबल क्यों होता है, वो स्टेबिलिटी नहीं समझा पाता। तीसरी बात, जब रदरफोर्ड से बोला गया कि भाई हाइड्रोजन के आगे बढ़ो, हाइड्रोजन बहुत सिंपल एटम है, उसके पास सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक। उससे बोला गया हाइड्रोजन से आगे बढ़ो, और भी तो एटम है ना, 2 इलेक्ट्रॉन वाले, 5 इलेक्ट्रॉन वाले, 10 इलेक्ट्रॉन वाले। तो जिनमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो कितने इलेक्ट्रॉन कहां पर रिवॉल्व कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है तो दूसरा वाला कहां पर रहेगा, तीसरा वाला कहां पर रहेगा। इलेक्ट्रॉन कैसे बांटा गया है न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, उसका कोई जवाब नहीं था रदरफोर्ड के पास। और साइंटिस्ट लोगों ने ये चीज नोटिस किया था एक्सपेरिमेंट में कि अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कभी भी एटम के अंदर होते हैं तो हर इलेक्ट्रॉन की अलग अलग एनर्जी होती है, सारे इलेक्ट्रॉन की एक जैसी एनर्जी। तो रदरफोर्ड से ये भी पूछा गया कि सब इलेक्ट्रॉन की अलग अलग एनर्जी कैसे है, तो इसका भी जवाब रदरफोर्ड के पास नहीं। इस कुछ कमियां हैं, ड्रॉबैक है रदरफोर्ड के मॉडल की। आपको देखो वहां पे समझा है, सब लोग टेक्स्ट बुक में देखेंगे। पेज नंबर 38 क्या लिखा देखो, drawbacks of Rutherford's atomic model. See what is given. Let us now go back to the point of time when Rutherford put forth his nuclear model of atom. It is akin to a miniature of solar system, the nucleus playing the role of massive sun and the electrons are lighter planet. अगर आप लोग रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को देखोगे तो वो सोलार सिस्टम से मिलता जुलता है। सन की जगह बीच में न्यूक्लियस है और प्लैनेट की जगह गोल गोल कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन। आगे देखो बेटा, electrons in this model could not be stationary as the electrostatic force of attraction exerted would pull them toward itself, and this would form a miniature version of Thomson's atomic model. However, the electron revolving about the nucleus as described by Rutherford also poses a problem. क्या problem थी देखो, electron in Rutherford model are negatively charged particle in orbital motion. इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, वो भी कैसा पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। Such orbital motion is an accelerated motion. कौन सा मोशन कर रहा है वो, accelerated motion accompanied by a continuous change in velocity of the electron, क्योंकि उसकी velocity continuously क्या हो रही है, change, ठीक है ना, as noticed from the continuously changing direction. According to electromagnetic theory of Maxwell की electromagnetic theory के मुताबिक accelerated charge particle would emit electromagnetic radiation. अगर एक चार्ज पार्टिकल accelerated motion में होता है वो क्या emit करता है, वो रेडिएशन एमिट करता है, ठीक है ना। एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट वुड एमिट रेडिएशन, तो इलेक्ट्रॉन भी जब घूम रहा है तो वो भी क्या करेगा बताओ, रेडिएशन को एमिट करेगा। इक्विवेलेंट एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द रेडिएशन एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉनिक मोशन, द ऑर्बिट वुड देयरफॉर श्रिंक कंटीन्यूअसली। तो एनर्जी के निकलने की वजह से, बार बार एनर्जी के निकलने की वजह से ऑर्बिट क्या होना चाहिए था, धीरे धीरे श्रिंक होना चाहिए था, कम होना चाहिए था। Thus an electron orbiting about the nucleus, तो इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के अराउंड गोल घूम रहा है वुड फॉलो अ स्पाइरल पाथ। वो कैसा पाथ फॉलो करेगा, स्पाइरल पाथ टू द न्यूक्लियस, यानी ऐसा घूमते हुए स्पाइरल मोशन करते हुए किसमें जाके गिर जाएगा, न्यूक्लियस। समझा, आगे पढ़ो। इट कैन बी सीन दैट रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हैज एन इंट्रिंसिक इंस्टेबिलिटी ऑफ एटम, हाउएवर रियल एटम्स आर स्टेबल। ये भी देखा जा सकता है कि अगर इलेक्ट्रॉन रेडिएशन करेगा तो इस मॉडल के हिसाब से एटम को कैसा होना चाहिए, इनस्टेबल, लेकिन एटम कैसे होते हैं, स्टेबल है। करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, द सेकंड सीरियस ड्रॉबैक ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल इज दैट इट डज नॉट डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। रदरफोर्ड का मॉडल ये नहीं बताता कि जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो न्यूक्लियस के अराउंड कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, कैसे बांटे गए रहेंगे, कौन सा इलेक्ट्रॉन कहां पे रहेगा, एंड देयर एनर्जी, और उन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी रहेगी, ये भी रदरफोर्ड का मॉडल एक्सप्लेन नहीं करता। और जब रदरफोर्ड का मॉडल यहां पर फेल हुआ तो नया मॉडल कौन सा है बेटा,
बोर्स एटॉमिक मॉडल। देखिए आगे क्या लिखा है, द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल वर ओवरकम इन दी बोर एटॉमिक मॉडल। समझा अच्छे से? वो हेडिंग डालो, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, और उसका आंसर मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूँ, लिख के लो। समझ में आ रहा है अच्छे से? चलो हेडिंग डालो, क्योंकि आंसर प्रॉपरली आपको टेक्स्ट बुक में दिया नहीं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।